नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं भारत। आज अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर बॉम्ब गिराए। हालांकि इसके बाद से ईरान में काफी हलचल मची। न्यूक्लियर फॉलआउट, रेडिएशन लीकेज की खबरें भी सामने आई, लेकिन बाद में ईरान ने इन सभी दावों को खारिज किया और कहा कि सब कुछ सुरक्षित। लेकिन मान लीजिए कि अमेरिकी हमले में रेडिएशन लीकेज हो जाता, न्यूक्लियर फॉलआउट हो जाता, तो क्या कुछ होता। और इन्हीं सब मुद्दों पर आज हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं डॉक्टर पीके घोष, जो डिफेंस एनालिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका भारत तक पर। सर, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि अगर इस हमले में रेडिएशन लीकेज होता तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो? क्या ये सिर्फ ईरान तक सीमित रहता या इसका जो असर है वो बाकी ईरान के पड़ोसी देशों में भी देखने को मिलता? देखिए, जब ऐसे न्यूक्लियर फॉलआउट होता है तब तो आपने देखा होगा चेरनोबिल के टाइम पे वो किस तरफ हवा का रुक जाता है और वो फॉलआउट कहाँ कहाँ होता है, उसका न्यूक्लियर का रेडियो एक्टिव बारिश कहाँ कहाँ होता है। तो बेसिकली वेदर इसको कहाँ लेके जाता है। इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में जहाँ अमेरिका ने बंकर बस्टर्स का इस्तेमाल किया, फुडरो में GPU-57AB का, जो काफ़ी नीचे तक जाता है। ये उनका जो अंडरग्राउंड इंस्टॉलेशन है वो कुछ 60 से 80 मीटर नीचे है, बहुत ही नीचे है। तो उन्होंने दो एक साथ वो किए, 6 टोटली बंकर बस्टर्स दिए और फिर सबको ये ख्याल आया कि देखिए यहाँ पर न्यूक्लियर फॉलआउट तो नहीं हो, क्योंकि वहाँ पर एनरिचमेंट प्रोसेसेस थे, सेंट्रीफ्यूजेस का इंस्टॉलेशन था, IR6 सेंट्रीफ्यूजेस, जो 6th जनरेशन सेंट्रीफ्यूजेस है। तो अगर ऐसा होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। IAEA ने सीधा कहा है कि यहाँ पर फॉलआउट का बहुत कम या ऑलमोस्ट हुआ ही नहीं। तो इससे क्या पता चलता है? एक, कि वहाँ पर कोई एनरिच्ड यूरेनियम था ही नहीं जिसको रिमूव कर दिया गया, और दूसरा कि वहाँ पर कुछ एक्टिविटी, हमें तो पता है एक्टिविटी हो रहा था, लेकिन कोई भी एनरिच्ड यूरेनियम वहाँ पर ईरानियन ने शायद उसको रिमूव कर। सर, जैसे आईएईए के एक अधिकारी ने ये बात कही कि उन्हें अंदाजा था कि अमेरिका या इजराइल इस तरह के कदम उठा सकते हैं, तो सारी चीज सुरक्षित है। लेकिन सर, क्योंकि हमेशा से ईरान अमेरिका की निगरानी में रहा है और अमेरिका की जो इंटेल है वो उस एरिया में बहुत ज्यादा, क्योंकि आपने देखा है किस तरीके से वहां पर अमेरिका के बेसेस हैं, वो लगातार ईरान पर नजर बनाए रखते हैं। और क्योंकि 3 जो बड़े बेसेस हैं, अगर मान लीजिए अगर अमेरिका ने, जैसा कि ट्रंप ने ये दावा किया है कि उन्होंने फोर्डो जो उनका न्यूक्लियर साइट है उसको तबाह कर दिया है, और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो क्या ये एक तरीके से जो अमेरिकी ऑपरेशन है ये सफल नहीं है? इसको माने कि मतलब अमेरिका ने भले ही बम गिरा दिए हो, लेकिन ईरान वहां पर अपनी चीजों को सुरक्षित बनाए रखे। सबसे पहली बात यह है कि जैसे मैंने कहा, उन्होंने एनरिच्ड यूरेनियम को तो हटा दिया हो, इसीलिए रेडियो एक्टिव फॉलआउट नहीं हुआ। इसका एनालिसिस करने के लिए कोई बच्चा भी कह देगा कि देखिए फॉलआउट नहीं हुआ, मतलब कुछ भी नहीं है वहाँ पर, कुछ भी नहीं है। जहाँ तक मैं कह रहा हूँ एनरिच्ड यूरेनियम की बात, इंस्टॉलेशन है। तो अमेरिका क्या ये पूरा डिस्ट्रॉय कर सकता है? देखिए, ज़्यादातर मीडिया और अमेरिका 3 मेन, और इजराइल भी 3 मेन न्यूक्लियर जहाँ ये एनरिचमेंट प्रोसेस होता था, वहाँ पर नटांज, इस्फहान और फुडरो ही सबसे ज़्यादा उनको लगा। वैसे उनके पास कई न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, ये उनके पास ये केवल 3 ही नहीं, उनके पास बहुत सारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, रिएक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि क्या आप ये नष्ट कर सकते हैं? मेरे ख्याल में
ये नष्ट करना काफी मुश्किल का काम। ये अमेरिका के लिए भी मुश्किल का काम है और ये इसराइल के लिए तो था ही। आपने देखा कि वो बंकर बस्टर्स तो थे नहीं, और इसराइल को अगर हम दे भी दे बंकर बस्टर्स, फिर भी वो नहीं उन्हें यूज कर पाएगा, क्योंकि उसके लिए भी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स भी चाहिए, स्पिरिट जो एयरक्राफ्ट। तो ये सब चीज देखते हुए मेरे ख्याल में ये पूरा न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोसेस को ये इसको धक्का लगा है और ये काफी पीछे हो गया है, लेकिन ये एकदम खत्म नहीं हुआ है मेरे ख्याल में। तो ये मैं और एक बात कहना चाहता हूँ, मीडिया को शायद ये पता नहीं, लेकिन 2008 में IAEA ने एक बार देखा था कि उन्होंने अपना एनरिचमेंट जो है वो कुछ 90% तक कर दिया था। अभी 90% यूरेनियम एनरिचमेंट ये वेपन्स ग्रेड एनरिचमेंट है। अप टू 5-10% लोकल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए उन्होंने किया है 60%, मेरे ख्याल में 60% से ज्यादा ही किया, 60% से, और 90% है वेपन्स ग्रेड एनरिचमेंट, ये उन्होंने किया था। तो मेरे कहीं दिमाग में ये है कि कहीं ईरान के पास कुछ प्रोटोटाइप या डिवाइस तो नहीं, एक या दो न्यूक्लियर डिवाइस उन्होंने जहां छुपा के रखा है, अगर रखा है तो इट इज 1 too many। लेकिन मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, मैं इसको एकदम कह नहीं सकता जी हाँ उनके पास है, क्योंकि तुलसी गाबट कह रही है नहीं है, दूसरे इंटेलिजेंस एजेंसीज मीडिया में जो निकला है वो कह रहे हैं कि नहीं है, सभी मतलब मीडिया का वो है। नेतन्याहू ने जब इजराइल ने 13 जून को हमला किया था ईरान पर, तो नेतन्याहू ने यही बात की थी कि अगर अब वो हमला नहीं करते तो अगले 1 साल में ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना लेता। और क्योंकि पिछले 20-25 सालों से लगातार ईरान उस पर काम कर रहा है, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा जो आम आदमी की भाषा में ये यूरेनियम का जो एनरिचमेंट होता है, ये किस तरीके से क्या होता है, और इसको थोड़ा सा आप हमें हमारी भाषा में समझा पाए, जिससे लोगों को समझने में थोड़ी आसान हो कि ईरान किस लेवल तक पहुंचा था, और अगर अब नहीं हमला होता तो कितने वक्त में उसके पास हथियार बन जाते, क्योंकि इजराइल ने दावा किया है कि 1 साल में ऐसा हो जाता। देखिए, ये इजराइल ने कहा है कि 1 साल में, कुछ महीनों में हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने अटैक किया, प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक्स किया, और फिर बाद में जाके तो यूनाइटेड स्टेट्स ने भी किया, और ये काफ़ी गंभीर मामला बन सकता है, क्योंकि दूसरे देश भी इसमें आ सकते हैं। अभी सरल भाषा में अगर जाए तो मैं ये कहूँगा कि जो यूरेनियम ओर होता है, इसमें यूरेनियम की मात्रा बहुत कम होती है, तो उसे क्या किया जाता है, उसे एनरिच किया जाता है, और अगर आप उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाना चाहें रिएक्टर में, तो आपको कुछ 5%, एक्चुअली 5% से कम ही है, 3.8 to 4%, लेकिन मैं उसे 5% कह रहा हूँ, यूरेनियम एनरिचमेंट करने से वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉर पीसफुल सिविलियन पर्पसेस के लिए। अच्छा, उसके बाद क्या लोग करते हैं कि यूरेनियम को और एनरिच करते हैं, यूरेनियम आइसोटोप्स को और एनरिच करते हैं, किसके माध्यम से, सेंट्रीफ्यूजेस के माध्यम से। अगर आप स्कूल में अगर याद आए, सेंट्रीफ्यूज क्या है, डिफरेंट जो डेंसिटीज है बहुत तेज घूमता है, और जो अंदर जो मतलब
सब्सटेंस है उसके डिफरेंट डेंसिटी से वो अलग अलग हो जाते हैं। ये मैं सिंपल भाषा में कह रहा हूँ। तो उसके माध्यम से आप इसका एनहांसमेंट कर सकते हैं, ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो ईरान ने क्या किया, उन्होंने 60% यूरेनियम आइसोटोप्स को एनरिच किया, लेकिन ये इतना इनफ नहीं है एक न्यूक्लियर डिवाइस यानी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए। उसके लिए चाहिए आपको 90% एनहांसमेंट। 5 से लेकर 60% करना कुछ मुश्किल है, लेकिन 60 से लेकर 90% इतना मुश्किल नहीं। यानी कि वो आ रहे थे यूरेनियम को वेपन ग्रेड बनाने का। लेकिन मैं और एक बात कहना चाहता हूँ जिस पे मीडिया ध्यान नहीं देता, यही कि यूरेनियम सबसे मतलब इम्पोर्टेंट चीज है एक बम बनाने के लिए, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए। लेकिन उसमें ऐसे कई और चीजें हैं। उसका केसिंग है जो हाई मेटलर्जिकल डिवाइस से बनता है। ऐसे टीन को पीट के आप उसका बम नहीं बना सकते। उसका डेटोनेशन मैकेनिज्म, उसके टाइमर, उसके बहुत ही हाई टेक चीजें हैं। तो ये सब भी होना चाहिए। ये नहीं कि आपके पास यूरेनियम है तो आप बम बना सकते। यूरेनियम मेन चीज है, मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन दूसरे चीजों का भी रहना जरूरी है अगर आप बम बना सकते हैं। जी सर, जैसा कि मतलब ये सारी चीज़ें अब समझ में आ रही हैं, लेकिन क्योंकि खुद हम इन सब चीज़ों के बारे में देखते रहते हैं, समझते रहते हैं, ईरान के ऊपर तमाम प्रतिबंध भी लगे हैं और भले ही अमेरिका ने आज हमला किया हो, लेकिन फिर भी जैसे कि मान लीजिए कि न्यूक्लियर लीकेज की कोई खबर ना हो, जो हमारा मेन मुद्दा यही है, लेकिन जो आईएईए ने दावा किया है, क्या मतलब इतनी जल्दी ये संभव होता है कि आप इतने बड़े चीज़ में आप आके तुरंत ये चीज़ बता दें कि हाँ, इस तरह की कोई चीज़ नहीं हुई है, हम सुरक्षित हैं? या फिर अगर ये चीज़ हुई है तो उसको रोकने की फिर क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं? मान लीजिए कि न्यूक्लियर लीकेज हो जाता, वहाँ पे रेडिएशन लीकेज हो जाता, तो उसको रोकने के लिए क्या उपाय किए जाते? मैं एक चीज प्रश्न करना चाहता हूँ, फिर मैं आपका प्रश्न वो क्या कर सकते हैं ये कहता हूँ। ईरान एक एनपीटी का सिग्नेटरी है। वो न्यूक्लियर पावर जनरेशन फॉर सिविलियन पर्पसेस कर सकता है लीगली स्पीकिंग, और आईएईए उसका ऊपर निगाह बना रखी है क्योंकि उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है। लेकिन उन्होंने बार बार आईएईए को रोक रखा यानी कि उनके जो उनको एक्सेस नहीं देते थे। वहाँ पर जो उनके जो कैमरास थे उनको टेप कर देते थे। फिर आईए कई बार ऐसे रिपोर्ट देखते हैं कि डुअल यूज जो इक्विपमेंट है वो पास लाकर और ऐसे कई चीज़ें करते रहते थे। लेकिन आईएईए रिपोर्ट करता है अपने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को, जो फिर यूएनएससी को यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल को ये बताता है, तो वो निगरानी अपनी रखता है। लेकिन उसके एक्सेस बहुत कम है। जहाँ तक ये सवाल है कि हम क्या कर सकते हैं फॉल आउट को रोकने के, देखिए अगर बॉम्बिंग होता है तो फॉल आउट, अगर वहाँ पर न्यूक्लियर मटेरियल है तो फॉल आउट तो होगा ही। तो इस बॉम्बिंग तो मतलब ऐसा चीज है कि हम उसे खत्म करने की सोच रहे हैं, लेकिन फॉल उसमें क्या होता है, जो प्लूम होता है, जो मतलब क्लाउड जो जाता है बॉम्बिंग के बाद, वो कई किलोमीटर ऊपर चला जाता है आकाश में, और फिर उसका रुख तो हवा और वेदर ही टेक चार्ज करते हैं। और यही हुआ है कुछ हद तक चेरनोबिल में और जापान में जब हुआ था। तो क्या होता है कि आसपास पूरा रेडिएशन फैल जाता है।
जितना ज़्यादा रेडिएशन उतना ज़्यादा प्रॉब्लम, और उसको क्लीन करने का तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। तो सर ये भी तो एक तरीके से, एक तरफ अमेरिका कहता है कि ईरान के पास नहीं होनी चाहिए न्यूक्लियर, मतलब किसी भी कारणवश वो ना बनाए, वो क्योंकि उसके आतंकी संगठन से उसके क्या रिश्ते हैं। लेकिन ये जब अमेरिका इस तरह का एक्शन लेता है तो ये भी तो फिर आम जनता, जो वहां की जनता है, उसके लिए भी तो खतरे की बात होती है सर। ये आम जनता के लिए खतरे की ही बात नहीं है, ये लीगली इनकरेक्ट है, क्योंकि आप ऐसे प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक्स इंटरनेशनल लॉ के माध्यम से नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ऐसे। क्योंकि ये होता है, क्योंकि ये फॉल आउट हो सकता है, ये आम आदमी को। और ये देखिए, हवा का रुख अगर ऐसा है तो दूसरे देश भी इफेक्ट हो सकते हैं। ये आपको शायद याद हो, जब खूब बात चली थी ये ऑपरेशन सिंदूर के मामले में, तब लोग कह रहे थे कि हाँ वहाँ पर फॉल आउट हुआ है, तो कह रहा था देखिए अगर फॉल आउट हुआ है, हमारा बॉर्डर 160 किलोमीटर दूर है, तो हम भी इफेक्ट हो जाएंगे। ये न्यूक्लियर चीज ऐसी है। उस वक्त भी इस तरह की बड़ी खबरें थी कि ये वहां पर भी क्या बोलते हैं न्यूक्लियर फॉल आउट हो गए। हाँ, लेकिन फिर उसी चीज पे आते हैं कि मतलब क्या फिर इसके लिए भी प्रॉपर रूल होना चाहिए कि यहाँ पर आप हिट नहीं कर सकते हैं। हालांकि मतलब अमेरिका तो इन सबको अपने से ऊपर रखता है, क्योंकि फिर वही चीज हो जाएगी कि इससे सिर्फ ईरान तक ये सीमित नहीं रहेगा, उससे जुड़े तमाम देश ही वहां तक चीजें जाएंगी। जी हाँ, अगर फॉल आउट होता है, रेडियो एक्टिव फॉल आउट, और रेडिएशन एटमॉस्फेयर में जाता है, तो ये कोई देखेगा नहीं, तो वो नहीं देखता कि ईरान पे जा रहा है या और कहीं दूसरे गल्फ कंट्रीज पे जा रहा है। ये तो कहीं नहीं जा सकता, वो तो हवा का रुख, वो तो वेदर का रुख और बारिश है। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल, क्योंकि ईरान की बात हो रही थी, तो सर क्योंकि ईरान के ऊपर तमाम प्रतिबंध लगे हुए हैं, वो और देशों से कटा हुआ है, इनफैक्ट मिडिल ईस्ट में भी उसके समर्थक नहीं है। अगर हम कुछ प्रॉक्सीज को छोड़ दें उसके, तो ज्यादातर देश उससे दूरी बनाए रखते हैं। तो मान लीजिए अगर कोई बड़ी घटना हो जाती है, क्योंकि ये हमले लगातार हो रहे हैं, तो क्या ईरान के पास इस तरह की सुविधाएं हैं कि वो उसको कंट्रोल कर पाएगा? क्योंकि ये तो एक हमला था जो अमेरिका ने अभी किया है और ईरान पलटवार कर रहा है। तो ईरान कोई ऐसा कदम उठाएगा, उसके बाद अमेरिका फिर कुछ और करेगा, तो आगे जाकर ये ईरान के लिए कितना मुश्किल हो सकता है, खासकर हम ये न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं। देखिए, इसे कहते हैं एस्केलेशन लैडर। ये धीरे 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 एस्केलेट कर रहा है। कहाँ जाके रुकेगा ये तो मैं कह नहीं पाऊंगा, स्पेकुलेट भी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा एस्केलेट ना कर पाए। और जहाँ तक ईरान का मामला है, पूरे गल्फ में कोई दूसरे गल्फ देश जो है, जो ज़्यादातर सुन्नी हुआ है, ईरान तो शिया है, तो ये नहीं चाहते कि ईरान के पास परमाणु बम हो। ये कोई भी गल्फ देश नहीं चाहता, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते कि अमेरिका या इजराइल बीच में आकर दखल अंदाजी करे। तो अभी ये बात है कि उनको ये नहीं पता कि अभी किस तरफ झुके, क्या ईरान की तरफ झुके या अमेरिका की तरफ झुके। वो अभी एक ऐसे पोजीशन में है, एक तरफ वो नहीं चाहते ईरान के पास परमाणु शस्त्र हो, क्योंकि ईरान अपने आप को एकदम एक रीजनल सुपर पावर समझता है, और दूसरी ओर वो नहीं चाहते कि दूसरे देश आकर वहाँ पर दखलंदाजी करें। ये एक बहुत ही मतलब जटिल मामला है। सर मैंने सुविधाओं की बात की थी कि क्या मतलब अगर ये हमले बढ़ते हैं तो ईरान के पास इस तरीके की तकनीक है कि वो इसको रोक पाएगा। अगर मान लीजिए आज नहीं हुआ है रेडिएशन लीक, लेकिन अमेरिका फिर से स्ट्राइक करता है और इस तरह की चीजें अगर एस्केलेट हो जाती हैं, तो क्या ईरान उसको रोकने में सक्षम है या फिर उसको बाहरी मदद लेनी पड़ेगी? देखिए, जहां तक एस्केलेशन लैडर पे जाने का जी सवाल है, जितना आप ऊपर जाएंगे
उतना मुश्किल हो जाएगा नीचे आना या रोकना। ये एक मैन्योवरेबिलिटी का एक ऑफ द एस्केलेशन लैडर, मैन्योवरेबिलिटी कम हो जाता है, आपके जो ऑप्शन होते हैं कम हो जाते हैं। जहां तक ईरान का मामला है, वो कहां तक ये रिटेलिएट करेगा ये इसी के ऊपर है। कोई नहीं कह सकता वो क्या करेगा और उसका कैपेबिलिटी कितना है, कौन से देश उसे सहायता दे रहे हैं। वैसे रशिया ने कहा है ईरान का वो सहायता करेगा अगर अमेरिका आता है ओपनली। अमेरिका भी ओपनली आ गया है, तो क्या वो सहायता करेगा या नहीं हमें नहीं मालूम। नॉर्थ कोरिया, चीन ईरान का शायद सहायता करे, तो उसका कैपेबिलिटी जो है ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। लेकिन कहाँ तक कंट्रोल कर पाएगा एस्केलेशन, सभी कह रहे हैं कि एस्केलेट मत कीजिए, लेकिन ये तो मतलब ईरान पे है कि वो कितना एस्केलेट करना चाहता है। नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बड़ी कंफ्यूजन की जो एक स्टेट बनी हुई थी कि न्यूक्लियर फॉल आउट है, अगर ये चीज़ हो जाती है तो किस तरीके से दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ सकता है, तो इसको आपने बड़े अच्छे से समझाया और उम्मीद है कि दर्शकों को ये अच्छे से समझ आया भी होगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर।